नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि पूरे 10 मिनट का रहेगा। आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर या आरएसएमएसएसबी स्टेनोग्राफर की स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। पूरा डिक्टेशन प्रैक्टिस करिएगा। आपको डिक्टेशन सुनना है और सीधे लिखना है, मन में बिल्कुल नहीं दोहराना है। अगर मन में दोहराने की आदत है तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। जो भी नया वर्ड आए, अगर आपने नहीं उसको बना रहे हैं या नहीं बना है, पहले कभी नहीं बनाया है, तो आप उसको छोड़ के आगे वाला शब्द बनाइएगा। उसके चक्कर में 4 शब्द और मत गवाइएगा, ठीक है। तो डिक्टेशन सुनिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच करा के बताइएगा जरूर कितनी मिस्टेक आ रही है। और डिक्टेशन आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है std4stenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर मिल। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। महोदय, मैं समझता हूँ कि हमारे देश में नारी को मानव समाज की अस्मिता माना जाता रहा है। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो देश समाज का अस्तित्व उस पर टिका हुआ है। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सृष्टि की सनातन शक्ति है। मानव समाज के समुचित एवं सर्वांगीण विकास में उनका योगदान किसी भी दृष्टि से कम नहीं रहा है। घर, परिवार, समाज और राष्ट्र की समग्र चेतना एवं स्वरूप को प्रभावित करने वाली नारी की भूमिका का आभास समाज में उसके स्थान, समाज और राष्ट्र निर्माण में नारी की सत्ता स्वाभाविक रूप से अखरती रही है। इसके मूल में पुरुष का स्वयं को सृष्टि का कारण मानना हो सकता है, इसलिए वह उनको हर क्षेत्र में अपने समान मानने से इनकार करते हुए गंभीर न्यायपूर्ण दृष्टि को नज़रअंदाज करता रहता है। नारी की स्वतंत्रता और सभ्यता के विकास में बड़ा प्रत्यक्ष संबंध है। अगर मानव सभ्यता के विकास पर हम नज़र डालें तो पाते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में मानव जंगलों में रहता था। ना उसके पास घर था और ना ही परिवार नाम की कोई व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त ना उसके पास कपड़े आदि थे। वह निर्वस्त्र वनों में विचरता था। किसी तरह उदर पोषण करने के लिए वह शिकार करता था, लेकिन धीरे धीरे मानव कबीलों में रहने लगा। यहाँ यह भी उल्लेख करना अनुचित न होगा कि इसी दौरान नारी पर बंधन लगने आरंभ हुए और इसके साथ ही उसके प्रति भेदभाव बरतना शुरू हो गया। मेरे ख्याल से पूरी तरह से मुक्त नारी पर अंकुश लगाना था। कबीले का मुखिया स्त्री पुरुष संबंध को निर्धारित करने लगा। इस कालावधि में प्रत्येक पुरुष हर किसी महिला से संबंध बनाने के लिए आज़ाद न था। इस तरह धीरे धीरे परिवार व्यवस्था का उदय हुआ। इस विकास क्रम के चलते मनुष्य ने अपना काफ़ी विकास कर लिया था। इसी दौरान जहाँ बड़े बड़े राज्य हो गए, वहाँ दूसरी ओर युद्ध भी होने लगे। इस उदय के चलते महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए। परिणाम स्वरूप एक ओर सती प्रथा, प्रदा प्रथा जैसी कुप्रथाओं का जन्म हुआ तो दूसरी ओर विधवा और पुनर्विवाह पर रोक लगी। इसी तरह नारी शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। नारी को एक प्रकार की वस्तु समझा जाने लगा और वह घर में कैद होकर रह गई। महोदय, देश में यह प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां संविधान संशोधन के पश्चात त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना हुई। वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार की गई रचना है। समुचित एक नई व्यवस्था को सही रूप देने में वक्त तो लगेगा। सत्ता की विकेंद्रीकरण के लिए समुचित कदम नहीं उठाए गए हैं। बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ किया जाना शेष है। पंचायत प्रतिनिधियों ने आरोप लगाते हुए यह कह दिया है कि उन्हें वांछित अधिकार नहीं मिल पाने के कारण वे जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर पा रही हैं।
अब उनमें विकास और प्रगति की चाह जाग उठी है। वे अपने अधिकार के प्रति अपेक्षाकृत अधिक सजग और चौकन्न हो गए हैं, परंतु पंचायत के कार्यों में अपेक्षित गति नहीं आने से उनका उत्साह धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। यह खुशी की बात है कि इस माध्यम से कम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तो कायम हो गई। अब एक ढांचा तो तैयार हुआ। जब ढांचा तैयार हो गया है तो बाकी कार्य भी हो जाएंगे। अब सरकार के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों का यह दायित्व बन जाता है कि वे सब मिलकर बगैर किसी राग द्वेष के संकल्प की पूर्ति कर सम्मिलित रूप से प्रयास करें, ताकि पूरे देश में हमारा प्रदेश एक आदर्श राज्य बन सके। पंचायतों में पर्याप्त अमला नहीं होने की वजह से परेशानी हो रही है। इसके अलावा वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार यथाशीघ्र सौंपे जाने भी अपेक्षित हैं। पंचायती राज की स्थापना के बाद विकास और कल्याण के कार्यों में कोई अवरोध पैदा करने की तुलना में उन सारे अवरोध को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। गांवों की प्रगति के बिना देश या प्रदेश की प्रगति की बातें करना सरासर बेईमानी है। आज हमें आर्थिक सामाजिक बदलाव की सकारात्मक प्रक्रिया शुरू करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इस व्यवस्था से शोषित, पीड़ित, दीन दुखी और दरिद्र जीवन यापन करने वाले ग्रामीण समाज में एक नई जिज्ञासा जगाने की पहल से पंचायती राज की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। इसके लिए अधिकारों के साथ कर्तव्य बोध का होना भी उतना ही जरूरी है, अन्यथा राजसत्ता कभी जनसत्ता में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। पंचायती राज के सपने को साकार कराने के इस मुद्दे पर किसी को राजनीतिक प्रपंच नहीं करने दिया जाना चाहिए। महोदय, मेरे विचार से भारत में ऐसे 5 आदिवासी क्षेत्र हैं जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर अंतर रखते हैं, विकास की दृष्टि से अलग अलग हैं, सामाजिक परिवर्तन के आधार पर अंतर रखते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनमें राजनैतिक और खेतिहर ढांचे के संदर्भ में बहुत विविधता पाई जाती है, लेकिन ये समुदाय एक दूसरे से भाषा, संस्कृति और शारीरिक बनावट में काफ़ी भिन्नता रखते हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में सबसे गतिशील क्षेत्र उत्तर पूर्व का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। बाकी देश से इसके संबंध प्रगाढ़ बनाने का काम अभी चल ही रहा है। इसके बाद मध्यवर्ती भारत का आदिवासी क्षेत्र है, जो गुजरात के मध्य प्रदेश, ऊपरी आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। यह झारखंड क्षेत्र कहलाता है। इस बड़े क्षेत्र में कई उप क्षेत्र हैं जिनके अपने अपने केंद्रीय किनारे के इलाके हैं। झारखंड इलाका काफ़ी विस्तृत खेतिहर आंदोलन का गवाह रहा है। राजनैतिक स्वतंत्रता के आंदोलन भी यहाँ उभरे। नीलगिरी के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों से बने दक्षिणी भाग में शायद सबसे छोटी, सबसे पिछड़ी, सबसे अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं। केरल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह इन सदस्यों की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम मानी जाती रही है। इनमें से अधिकांश लोग खेत और चाय बागानों में मजदूरी करते हैं। यहाँ इनकी श्रम भागीदारी दर 52 से 63% है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। अलबत्ता टोडा कुर्चियान समुदायों में
कुछ संपन्न तबका जरूर मालूम पड़ता है जिसने शिक्षा और नकद अर्थव्यवस्था का भरपूर फायदा उठाया है। भारत का उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र सबसे विरल, सबसे कम संसाधनों वाला इलाका रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आदिवासी सीमांत प्रदेश सबसे गरीब पिछड़े इलाके के नाम से पुकारा जाता है। इन इलाकों की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम और श्रम भागीदारी दर बहुत ज़्यादा है। यह हमारे लिए पीड़ा की बात है। यह इलाका बहुपति प्रथा के लिए प्रसिद्ध है। तिब्बत के साथ व्यापार खत्म हो जाने से इस इलाके के आदिवासियों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 जनजातीय समूह हैं। अंडमानी सबसे अलग थलग लगभग स्थिर आबादी वाले समूह हैं। निकोबारी समूह बुलंद अर्थव्यवस्था, फलती फूलती आबादी के प्रतीक हैं। स्टाफ को दोस्तों आप लोग इसको प्रैक्टिस करेगा, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और ट्रांसक्राइब करेंगे। 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।